एलिगेंस क्लिनिक सूरत की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल में कॉस्मेटिक प्रोसीजर वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पास काफ़ी यंग लड़कों के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे कि सरकमसिशन, सुन्नत और खतना के बारे में जानने के लिए आज हमारे बीच मेडिकल डायरेक्टर ऑफ और कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर आशुतोष शाह आए हुए हैं, जो आपको सच्ची और जो भी साइंटिफिक मेथड होती है माहिती उसके लिए आपको बताएंगे। और मिलते हैं डॉक्टर आशुतोष शाह को। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष शाह, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, मेडिकल डायरेक्टर एलिगेंस क्लिनिक सूरत। आज जैसे भार्गव ने बताया, हम सरकमसिजन या सुन्नत के बारे में डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मल सवाल सबके मन में उठते रहते हैं कि सरकमसिजन किसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। ओके सर, तो ये सरकमसिशन क्या है? सरकमसिजन एक इंग्लिश वर्ड है जिसको हम हिंदी में सुन्नत या खतना बोलते हैं। आप जैसे जानते हैं कि हर एक पुरुष के लिंग के आगे एक चमड़ी रहती है। वो जो चमड़ी रहती है उसके आगे का जो ग्लांस भाग बोलते हैं या जिसको हिंदी में सुपाड़ा बोलते हैं, वो जो गुलाबी रंग का जो पार्ट होता है उसके ऊपर जो स्किन रहती है, वो स्किन को जब हम काट देते हैं उसको सरकमसिजन या सुन्नत बोलते हैं। ये लोग क्यों करवाना चाहते हैं? ज़्यादातर इसके 3-4 कारण होते हैं। उसमें से पहला कारण रिलीजियस कारण है कि आप देखें कि मुस्लिम कम्युनिटी है या वर्ल्ड में देखें तो जू लोग, जो यहूदी लोग होते हैं, और या फिर अफ्रीका में काफ़ी सारी ऐसी ट्राइबल्स हैं, ये लोग अपने रिलीजियन रीजंस की वजह से ये सुन्नत या सरकमसिजन का ऑपरेशन कराते हैं। दूसरा कारण होता है मेडिकल कारण, माने वो जो चमड़ी होती है वो एक्स्ट्रा चमड़ी होती है। करीबन शुरुआत के 5-6 साल तक वो चमड़ी शायद कभी कभी ग्लैंड्स के साथ जुड़ी भी रहती है। तो वैसे में पेशाब होने के लिए अगर वो आगे की चमड़ी बहुत छोटी है तो बच्चे को प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे बलूनिंग हो जाती है, माने पेशाब अंदर भर जाता है, फिर धीरे धीरे ड्रॉप वाइज बाहर निकलता है। तो उसको क्लियर करने के लिए, या फिर वो चमड़ी इतनी टाइट है यंग लड़कों के लिए कि जिनको आप मास्टरबेट करने के समय या सेक्स करने के समय वो चमड़ी पीछे जाती ही नहीं है, तो उनको सेक्स करने का पॉसिबिलिटी नहीं रहता है, या फिर इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर उसके अंदर बेलेनाइटिस करके इन्फेक्शन होता है, वो इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। या लास्ट कारण जैसे कि किसी को डायबिटीज़ है या उम्र वाले लोग हैं जिनका चमड़ी उम्र के साथ या डायबिटीज़ के कारण या चमड़ी के कोई रोग होते हैं जिसके कारण वो चमड़ी ढीली नहीं रहती है और इतनी टाइट हो जाती है कि नॉर्मली जब वो यंग थे तब काफ़ी अच्छी से चमड़ी पीछे जाती थी, लेकिन अभी चमड़ी पीछे नहीं जा रही है। तो वैसे केसेस में मेडिकल रीजंस की वजह से भी सरकमसिजन किया जाता है। ये सरकमसिशन करने के फायदे क्या होते हैं? सरकमसिजन करने के फायदे वैसे लिटरेचर में बहुत सारे दिए गए हैं कि एक तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई मैं ये धर्म का हूँ, मैंने धर्म का पालन किया। दूसरा, लोग पीडियाट्रिक सरकमसिजन भी बहुत सारे कराते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी इंडिया में कम है, लेकिन अमेरिका में ऐसा देखा जाए कि अगर किसी पुरुष ने सरकमसिजन किया है तो वो सोचता है कि मेरा बेटा भी मेरे जैसा ही होना चाहिए, तो वो उस टाइम पे भी बच्चे का सरकमसिजन करा देते हैं। उनको एक फीलिंग आती है कि वो मेरा बच्चा मेरे जैसा ही है। दूसरे मेडिकल फायदे अगर सरकमसिजन के देखे जाएं तो अगर आपको अभी अच्छी तरीके से सिखाया नहीं गया कि इंटेक्ट पेनिस को कैसे साफ करें तो ये प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज सरकमसिजन वाली स्किन वहाँ पे एक्स्ट्रा स्किन होती नहीं है, इसलिए वो पार्ट नहाने के समय ऑटोमेटिक वो पार्ट क्लीन हो जाता है। मैंने क्लीनलीनेस, हाइजीन इसमें बढ़ती है, और अगर क्लीनलीनेस और हाइजीन बढ़ती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। वैसे बहुत सारी छोटी छोटी साइंटिफिक स्टडीज़ भी हैं कि सरकमसिजन कराने से आपको HIV या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, या फिर जिन मर्दों ने सरकमसिजन किया है उनकी वाइफ को सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ये सब इतना साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। ये जो लोग सरकमसिजन को प्रमोट करते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका कोई 100% गारंटी नहीं है। लेकिन बेस्ट इज कि भाई आप कॉन्डोम पहन के करें तो इसमें से कोई भी डिजीज नहीं होता है।
लेकिन सर्कमसिजन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इसकी वजह से सर्कमसिजन से ये इन्फेक्शंस आपको कम होते हैं। बेसिक इसका कारण यह है कि हाइजीन आपकी अच्छी रहती है। दूसरा एक फ़ायदा, जैसे लोग बोलते हैं और काफ़ी सारे नेट पे आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे रिव्यूज़ भी ऐसे होते हैं कि सर्कमसिजन की जो स्किन रहती है वो अपने ग्लैंड्स के सेंसिटिव पार्ट को प्रोटेक्ट करके रहती है। लेकिन ये जब चमड़ी निकल जाती है तो ग्लैंड्स का जो सेंसिटिव पार्ट है वो थोड़ा सा नम या रफ हो जाता है, जिसकी वजह से सेक्स करने के टाइम पे उसका सेंसेशन कम होने की वजह से सेक्स करने का जो टाइम रहता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो लोग ऐसा सोचते हैं कि सेक्स का जो उनका परफॉर्मेंस है वो आफ्टर सर्कमसिजन सुधर जाता है। वो भी एक वैसे देखा जाए तो इंडिविजुअल पार्ट है। जो लोग सर्कमसिजन नहीं है उनका भी नॉर्मल टाइम हो सकता है, लेकिन ऐसा काफ़ी लोग सोचते हैं। अदरवाइज सर्कमसिजन के मेडिकल फ़ायदे ऐसे देखा जाए तो कोई नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आप सर्कमसिजन करा रहे हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि जिसका फाइमोसिस है और कभी सेक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रही है, सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे लोगों को वो आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा, किसी को बेलेनाइटिस से इन्फेक्शन रिपीटेडली रहता है, कितनी भी दवाई करने पर वो इन्फेक्शन जाता नहीं है, वहाँ पे खुजली आती रहती है, इन्फेक्शन होता है, पेशाब में बर्निंग होती है, वैसे केस में सर्कमसिजन 100% फ़ायदेमंद है। जो मैंने तीसरा कारण जो बताया था कि डायबिटिक जिनमें वो क्लीनिंग नहीं होता है, तो वैसे केसेस में सर्कमसिजन बहुत फ़ायदेमंद है। एक दूसरा चीज़ भी लोग बोलते हैं कि सर्कमसिजन करने से पेनिस का कैंसर कम हो जाता है, लेकिन वैसे भी पेनिस का कैंसर 1% से कम में होता है। तो वो क्या है कि आजकल नेट पे बहुत सारी जो प्रमोटिंग और उसको नहीं करो ऐसा बताने वाली वेबसाइट्स हैं, लेकिन आपको क्या कारण की वजह से कराना है वो आप अपने हिसाब से जान सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना ब्लू फिल्म देखते हैं, तो ब्लू फिल्म में भी काफ़ी सारे मेल्स होते हैं जिन्होंने सर्कमसिजन किया होता है, तो उनको देख के भी उनको इच्छा होती है कि मैं भी ऐसे सर्कमसिजन कराऊं। वैसे भी बहुत सारे लड़के हमारे पास जो आते हैं जो चाहते हैं कि हम सर्कमसिजन करा ले तो पेनिस का लुक अच्छा दिखता है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये मेरे ख्याल से मैं प्रमोट करने के बदले में मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि जिसको मेडिकली नीड है वो सर्कमसिजन कराए, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि जो भगवान ने स्किन दिया है तो उसका कोई कारण रहता है कि वो क्यों दिया हुआ है। तो अगर आप नॉर्मल चीज़ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो अगर उसका एडवांटेज बहुत ज़्यादा है तभी आप सर्कमसिजन के बारे में सोचें, क्योंकि सर्कमसिजन करने से फ़ायदे हैं। आप मेंटली खुश रहते हैं, आपको लगता है कि मेरे को जो चाहिए मैंने मेरी लाइफ में किया, या फिर आपको कुछ जो प्रॉब्लम है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर, सर्कमसिजन के फायदे तो आपने बता ही दिए, तो उसके कुछ नुकसान वगैरह तो हो गई, तो क्या हो गया आप बताना चाहेंगे? वैसे सर्कमसिजन मैंने जैसे अभी आगे फायदे में ही बता दिया कि भगवान ने जो चमड़ी दी है उसका कोई ना कोई कारण होगा, तभी भगवान ने वो चमड़ी वहाँ पे बनाई दी है। तो आप इसके 3 कारण होते हैं वो चमड़ी होने के, कि एक तो ये जो चमड़ी रहती है उसमें बहुत सारे सेंसेशन वाले नर्व्स होते हैं, तो सेक्स करने के समय वो सेंसेशन वाले नर्व्स जो है वो ज़्यादा प्लेजर देते हैं आपको। दूसरा, जब सेक्स नहीं कर रहे होते हैं उस टाइम पे उसके अंदर से एक सीरस जैसा फ्लूइड निकलता रहता है जो अपनी जो ग्लैंड्स है या जो अपनी जो सुपाड़ा जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसको नर्म और सॉफ्ट रखता है और उसकी सेंसिटिविटी बना के रखता है कि सेक्स के टाइम पे जब वो खुले तो हमें उसका ज़्यादा आनंद आए। और तीसरा होता है कि उसके अंदर से एक लाइजोसोम नाम का एक रस निकलता है, वो रस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपको मदद करता है। और ये चमड़ी पेशाब से एकदम रेजिस्टेंट होती है, वो पेशाब में जल नहीं जाती, वहाँ पे बाल नहीं होते, तो वो एक स्पेशलाइज टाइप की चमड़ी भगवान ने बनाई है। तो वो आप निकाल रहे हो, तो वो निकालने के आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं तो ही आप सर्कमसिजन कराओ। हर एक आदमी सर्कमसिजन लेके घूमे ऐसा अपने इंडिया में अभी आज तक देखा नहीं गया है। फॉरेन कंट्रीज में ये ट्रेंड है कि आप अमेरिका में देखें तो 80 to 90% मेल आपको सर्कमसिजन दिखेंगे, वो उनकी सोसाइटी में ये ट्रेंड चल रहा है। अपने यहाँ पे भी अभी सर्कमसिजन का ट्रेंड काफ़ी हाई हो चुका है
और काफ़ी लोग अपने शौक से सर्कमसिजन कराते हैं। वो जानते हैं कि सर्कमसिजन कराने से इन्फेक्शन नहीं होता है, क्लीनिंग अच्छी होती है। नहाते समय अगर आप शावर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे शावर का सिस्टम कम होता है, लेकिन अगर आप शावर कर रहे हैं तो नॉर्मल पेनिस में क्या होता है, आपको चमड़ी पीछे लेके अच्छे से अंदर के भाग को डेली साफ करना पड़ता है। जबकि आपका सर्कमसिजन है तो नहाते समय अपने आप ही साबुन लगा के वो पार्ट साफ हो जाता है। तो हाइजीन की वजह से ज़्यादातर लोग आजकल सर्कमसिजन करा रहे हैं। ये सर्कमसिजन करने में समय कितना लगता है? सर्कमसिजन जैसे हमारे एलिगेंस क्लिनिक में 2-3 तरीके से होता है, जिसमें एक प्रोसीजर है जिसको बेसिक प्रोसीजर बोलते हैं, जो सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें टाँके लेके आपका सर्कमसिजन किया जाता है। उसमें करीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। दूसरा होता है कि जिसमें हम एलिस क्लैम्प करके इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे सर्कमसिजन करते हैं, उसमें आपका करीबन 5 से 10 मिनट का टाइम जाता है। उसमें आपको टाँके नहीं लगते हैं और वो अपने आप 7 से 10 दिनों में वो क्लैम्प शरीर से अलग हो जाता है और आपका सर्कमसिजन हो जाता है। और तीसरा होता है सर्जिकल स्टेपलर। तो सर्जिकल स्टेपलर में खाली 2 से 5 मिनट का टाइम लगता है और ये 2 से 5 मिनट के बाद आपका वो सब पूरा ब्लीडिंग रुक जाता है, आपको एक अच्छी सी रिंग बन जाती है और उसका स्कार बहुत अच्छा आता है। और ये तीनों प्रोसीजर ही पेनलेस हैं, लेकिन जैसे जैसे हर एक जगह पे एडवांसमेंट हुआ है, यहाँ पे भी टाँके की मेथड के साथ साथ में आपको स्टेपलर का मेथड आजकल अवेलेबल हो गया है। तो दोनों ही प्रोसीजर मिला के आप देखें तो करीबन 5 मिनट से लेके 15-20 मिनट तक का समय लगता है। सर्कमसिजन करने में कितना दिन दाखिल होना पड़ता है? ये जो सर्कमसिजन की प्रोसीजर है वो लोकल एनेस्थीसिया में होती है, माने उसमें आपके जो पेनिस का जो बेस है वहीं पे आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, इसलिए उसमें दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये प्रोसीजर जैसे आधा घंटा आपने प्रोसीजर कर लिया, उसके बाद अगर टाँके वाला है तो 1 या 2 घंटे आपको रुकना पड़ता है हॉस्पिटल। अगर आपका स्टेपलर वाला है तो आप 1 घंटे में भी घर पे छुट्टी लेके जा सकते हैं। अगर आप मेडिकल रीज़न की वजह से सर्कमसिजन करा रहे हैं तो उसमें मेडिक्लेम पास होता है, और अगर मेडिक्लेम पास हो रहा है तो आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा। अदरवाइज ये प्रोसीजर में आपको एडमिशन की या दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सर्कमसिजन करने में उसके बाद क्या आपको केयर लेनी पड़ती है? सर्कमसिजन करने के बाद केयर तो जैसे कि हर एक ऑपरेशन में लेनी पड़ती है, इसमें भी लेनी पड़ती है। लेकिन ज़्यादातर केयर जो टाँके वाले ऑपरेशन होते हैं उसमें लेनी पड़ती है। उसमें भी बहुत ज़्यादा केयर कुछ नहीं है। आपको नॉर्मल हम लोग यहाँ से एक क्रीम दे देते हैं, वो क्रीम आपको हर 3-4 घंटे पे एक बार आपके जो सर्कमसिजन के टाँके वाला भाग है उसके ऊपर लगाना पड़ता है। कभी कभी बहुत सालों के बाद ये आपका जो ग्लांस है वो खुल जाता है, तो उसमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। आपको छूने से तुरंत ही वो कुछ आपको एक एहसास हो जाता है, तो उसके लिए भी हम थोड़ा सा नंबिंग क्रीम आपको देते हैं। कोई कोई क्लिनिक होते हैं वो आपका इरेक्शन नहीं हो जाए, लिंक टाइट नहीं हो जाए और टाँके टूट नहीं जाए, उसके लिए भी टैबलेट देते हैं, लेकिन हम लोग वो टैबलेट नहीं देते हैं क्योंकि वैसे इरेक्शन ज़्यादा नहीं होते हैं। दूसरा कि 2 से 3 दिन तक आपको वो पार्ट थोड़ा सा अच्छे से संभाल के रखना पड़ता है। हमारे क्लिनिक में जब हम सर्कमसिजन करते हैं दूसरे दिन से नहाने का छुट्टी इनको दे देते हैं और एंटीबायोटिक क्रीम आपको लगाते रहनी पड़ती है। तो सर ये कितने दिन तक आपकी दवाई चलेगी? दवाई इसमें 7 दिनों के लिए हम देते हैं और 7 दिनों तक आपको पेन किलर और एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। एक बार ऑपरेशन करके आप घर गए उसके तीसरे दिन आपको एक बार वापस दिखाने आना पड़ सकता है। अगर आपने स्टेपलर या एलिस क्लैम्प वाला ऑपरेशन कराया है तो उसमें आपको वापस एक बार सुबह में दूसरे दिन आके दिखा सकते हैं, या फिर आपको उसमें दिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। 7 दिनों के बाद वो क्लैम्प या स्टेपलर का जो सिलिकॉन रिंग रहता है वो अपने आप ही गिर जाता है, तो उसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे दोनों टाँके वाला और ये स्टेपलर या रिंग वाला जो भी है वो दोनों ही पेनलेस प्रोसीजर है। इतना पेन जैसे लोग डराते हैं वैसा पेन इसमें नहीं होता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप स्टेपलर या एलिस क्लैम्प में जाते हैं तो उसका पेन टाँके वाले से करीबन 50% कम ही रहता है। सर्कमसिजन करने के लिए क्या तैयारियां करनी पड़ती है?
सर्कमसिजन करने के लिए आपको, मैं ऐसा चाहूँगा कि आपको सर्कमसिजन चाहिए कि नहीं चाहिए, वो एक तो पहला सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि स्लाइट सी लूज चमड़ी रहती है जो नॉर्मल अवस्था में पीछे चली जाती है, जैसे सुसुप्त अवस्था है, लिंग टाइट नहीं है, उसमें चमड़ी पीछे जाती है। लेकिन जब लिंग अपना कड़क हुआ है उस टाइम पे वो चमड़ी पीछे नहीं जाती है। तो वैसे लोगों को काफ़ी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे कि स्टीरॉयड क्रीम्स हैं, आप अपने आप भी धीरे धीरे करके चमड़ी को लूज कर सकते हैं। आपने ये करने के बाद या फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि सर्कमसिजन का ज़रूरत है तो ही आप इसके ऊपर डिसीज़न लें। सर्कमसिजन करने के लिए आप जैसे डॉक्टर को मिले उसके बाद आपको थोड़े से ब्लड टेस्ट करने रहते हैं, वो ब्लड टेस्ट आप करवा लें। उसके बाद ये प्रोसीजर डॉक्टर आपको डेट दे वैसे हो सकती है। लोकल एनेस्थीसिया की प्रोसीजर है तो आपको बहुत बड़ी कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती है। हमारे एलिगेंस क्लिनिक में बहुत सारे सूरत के अलावा दूर दूर से लोग आके भी सर्कमसिजन करा लेते हैं। तो उनके लिए हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे नीचे हमारे नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, तो वो नंबर पे या तो आप खुद अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं, आप चाहो तो अपना फोटोग्राफ भी भेज सकते हो जिससे हम पता चल सके कि भाई आपको सर्कमसिजन का ज़रूरत है या नहीं है। और उसके बाद आप व्हाट्सएप पे या हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जो लोग सूरत से बाहर से आते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपको एक रात सूरत में रुकने का बुकिंग करके आना चाहिए, क्योंकि वैसे नॉर्मली इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि ओवरनाइट एक बार रुकने के बाद सुबह में हमें दिखा के आप जा सकते हैं। इसमें जो हम टाँके लेते हैं वो भी पिघल जाने वाले होते हैं और वो कभी निकालने के लिए नहीं आनी पड़ती। और जो लोग हमारे पास एलिस क्लैंप या स्टेपलर से ऑपरेशन कराते हैं उनको भी 7 दिनों के बाद अपने आप वो क्लैंप गिर जाता है या फिर वो स्टेपलर की रिंग गिर जाती है, तो उसमें भी वापस दिखाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए अगर आप सूरत से बाहर से आते हो तो एक दिन का बुकिंग करवा लीजिए, हमसे पहले अपॉइंटमेंट करवा लीजिए। ब्लड टेस्ट हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, वो आपके आजू बाजू में किसी लैब में करा के आप हमें भेज सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आएंगे तो हमारे आजू बाजू में जो लैब है वहाँ पे भी ब्लड टेस्ट आपके हो सकते हैं। ज़्यादातर लड़के, एडल्ट लड़के जो हैं वो अकेले भी आके सर्कमसिजन करा सकते हैं, उनकी कंसेंट इनफ होती है। लेकिन अगर हो सके आपके साथ में किसी रिलेटिव या फ्रेंड को लेके आए तो आपको अच्छा रहेगा। सर्कमसिजन करने के बाद हम कब ट्रैवल कर सकते हैं और नॉर्मल एक्टिविटीज, जॉब्स वगैरह कब शुरू कर सकते हैं? वैसे मैंने बताया कि ये पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है। अगर आपका जॉब ऑफिस जॉब है जिसमें ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है तो आप दूसरे दिन से ही जॉब पे जा सकते हैं। और आपका थोड़ा सा अगर हैवी वर्क है तो 2 या 5 दिन आप रुक जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। साइकिलिंग या ऐसा कोई जो एरिया है जिसमें आपको वो एरिया पे फ्रिक्शन आ सकता है तो वो आप हफ्ते 10 दिन के लिए बंद कर सकते हैं। आप गाड़ी चलाना या बाइक चलाना दूसरे दिन से चालू कर सकते हैं। ये जो टाँके वाला होता है उसमें काफ़ी बार वो देखा गया है कि बाद में कभी थोड़ा सा उजिंग हो सकता है, जबकि ये एलिस क्लैंप या जो स्टेपलर वाला है उसमें उजिंग या ब्लीडिंग का चांसेस कम होता है, तो उसमें आप नॉर्मल एक्टिविटी थोड़ा सा जल्दी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन जो टाँके वाला है उसमें आप 15 से 20 दिन में सब कर सकते हैं। इसमें आप 6 से 7 दिन के अंदर सब कुछ एक्टिविटी आपकी चालू कर सकते हैं। अगर आपकी हैवी एक्टिविटी नहीं है तो आप ये सब काम करीबन 15 दिनों के बाद चालू कर सकते हैं। सेक्स या मास्टरबेशन जो है उसके लिए आपको 1 महीने का समय रुकना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका टाँका इतना मजबूत नहीं होता है, स्टेपलर का जो जॉइंट है इतना मजबूत नहीं होता है। इसलिए सेक्स या मास्टरबेशन के लिए आपको करीबन 1 से 1.5 महीने का टाइम रुकना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं कि सर अगले महीने मेरी शादी है तो मुझे ये प्रॉब्लम है, अभी करा देना है। तो हम ऐसे लड़कों को इस वीडियो के बारे में बताना चाहेंगे कि आपका अगर शादी है तो आप 2-3 महीने पहले ही ये ऑपरेशन करवा लीजिए, जिससे आपको सुहाग रात के दिन में कोई प्रॉब्लम या ऐसा कोई भी उसका आपको सामना नहीं करना पड़े। तो जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को मिलकर इसका ट्रीटमेंट आपको कराना चाहिए। सर्कमसिजन सर्जरी के बाद क्या तकलीफ हो सकती है? सर्कमसिजन सर्जरी के बारे में ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं बोलना चाहूँगा कि सर्कमसिजन सर्जरी
आप अच्छे सेंटर में हो सके तो किसी प्लास्टिक सर्जन के पास कराएं, क्योंकि सर्कमसिजन सर्जरी जितनी दिखती है उतनी सिंपल है नहीं। जो चमड़ी हम लोग जो काट रहे हैं, एक्चुअली भगवान ने इसीलिए दी है कि सुसुप्त अवस्था में वो चमड़ी आगे पड़ी रहती है, लेकिन जब इरेक्शन होता है तो यही चमड़ी पेनिस की लंबाई करने के लिए काम में आती है, उस टाइम पे वो कवर करता है। तो अगर किसी ने ये चमड़ी ज़्यादा टाइट काट दी तो क्या होता है, इरेक्शन में आपको चमड़ी नहीं मिलेगी, तो आपको उस टाइम पे बहुत सारा पेन हो सकता है। आप सेक्स करने के टाइम पे भी आपको वो चमड़ी इतना खींचेगा कि आपको पेन ज़्यादा होता है। एक तरफ का पार्ट अगर आपका ज़्यादा कटा हुआ है तो पेनिस एक साइड बेंड भी हो सकता है, कि कभी कभी टाँके रिपीटेडली खुल जाते हैं या वहाँ पे अल्सर पड़ने का भी चांसेस रहता है। काफ़ी बार देखा गया है कि किसी किसी जगह पे बार्बर के पास या मौलवी के पास अभी सर्कमसिजन करा लेते हैं, तो बच्चों में भी काफ़ी बार देखा गया है कि वो लोग बिना एनेस्थेसिया के ये लोग ऐसा काट देते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत सारे होते हैं अगर आपने सर्जिकल सर्कमसिजन नहीं कराया तो। और रेयर केसेस में अभी अभी हमारे पास 2-3 केस ऐसे आए हैं जिसमें बच्चे का ग्लैंस ही उड़ गया है, क्योंकि जो वो लोग ऐसा करके कट करते हैं नॉन सर्जिकल में, तो उसमें नीचे ग्लैंस को भी इंजरी हो जाती है और काफ़ी बार बच्चों के आगे का पेनिस का भाग भी कट जाता है। तो मैं बोलना चाहूँगा ऐसे में कि आप जब भी सर्कमसिजन कराना चाहे तो किसी अच्छे सर्जन या प्लास्टिक सर्जन के पास ही कराएं, क्योंकि ये चीज़ पूरी लाइफ के लिए है। 2-5 हज़ार बचाने के चक्कर में आप पूरी ज़िंदगी में तकलीफ में पड़ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार सर्कमसिजन की गई चमड़ी वापस से बहुत सारे नेट पे ये क्रीम है, वो क्रीम है, ये टेक्निक है, वो टेक्निक है, लेकिन आज तक सेटिस्फैक्टरीली वो चमड़ी कोई नहीं ला पाया है। और सर्कमसिजन इरिवर्सिबल सर्जरी है, तो आप जब भी कराए अच्छे से कराए, अच्छी सर्जन के पास कराए, अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास कराए। और अगर किसी जगह पे आपने सर्कमसिजन करा लिया है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपकी चमड़ी ज़्यादा कट चुकी है, तो आप हमारे पास आके प्लास्टिक सर्जरी करा के वो चमड़ी को लूज़ करा सकते हैं या उसके बदले में स्किन ग्राफ्ट भी करा सकते हैं। तो जैसे देखा जाए सर्कमसिजन इतना सिंपल सर्जरी नहीं है, किसी अच्छे हाथों में अच्छे क्लिनिक में कराना बेहतर है। ओके, और एक सवाल कि जैसे बच्चों में अगर सर्कमसिजन करवाना चाहते हैं तो सिमिलर प्रोसीजर होती है या फिर कुछ अलग प्रोसीजर उसमें करनी पड़ती है? जैसे मैंने बच्चों के लिए बताया कि ज़्यादातर लोग जो रिलीजियस सर्कमसिजन होता है उसमें नॉर्मल अपने लोगों के पास करा लेते हैं, लेकिन मैं उनको भी सलाह दूंगा कि आप सर्कमसिजन जब भी कराएं तो थोड़ा सा डॉक्टर का पास कराएं, तो क्योंकि उसमें इन्फेक्शन और ब्लीडिंग का चांसेस कम होता है। दूसरा देखा गया है कि बच्चों में काफ़ी बार कोई ब्लड की बीमारी हो जिसमें ब्लड जमने का अच्छा नहीं होता है, बंद नहीं होता है, तो उनमें इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि बच्चा सीरियस हो जाता है। तीसरा मैंने बताया कि कभी कभी ग्लैंस भी कट जाता है। चौथा मैंने बताया कि बच्चों में काफ़ी बार एक हाइपोस्पेडियास करके बीमारी होती है, जिसमें आपका लिंग के ऊपर से पेशाब का नली निकलने के बदले में पेशाब का नली यहाँ पे आ जाता है और इतना नली बनना रह जाता है, तो पेशाब यहाँ से आना चालू हो जाता है। तो वैसे में प्लास्टिक सर्जन आपका जो प्रीफ्यूज का स्किन है, जो फोर स्किन है, माने जो चमड़ी हम सर्कमसिजन में निकाल देते हैं, वो चमड़ी का प्रयोग करके आपकी यहाँ से यहाँ तक की नली हम लोग बना देते हैं, जिससे कि लड़के नॉर्मली लड़के की तरह आगे से पेशाब कर सकते हैं। उनका सीमेन या वीर्य बाद में शादी के बाद भी अपनी वाइफ में दूर तक जा सकता है। तो अगर आप डॉक्टर के पास नहीं कराते हैं तो उन लोग को पता नहीं रहता है कि ये करने जैसा है या नहीं करने जैसा है। हमने आज तक बहुत सारे मुस्लिम लड़कों का सर्कमसिजन करने से पहले ये बीमारी ठीक की है और वो बीमारी के बाद में ये सर्कमसिजन आप करवा सकते हैं। तो आप जब भी सर्कमसिजन कराना चाहते हैं पहले पीडियाट्रिशियन से या फिर आपके डॉक्टर से पूछ लीजिए कि इनको ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसमें ये चमड़ी का जरूरत पड़ सकता है, क्योंकि एक बार सर्कमसिजन कर लिया उसके बाद हमारे पास वो जो कीमती चमड़ी है, जैसे मैंने आगे बताया आपको कि उसमें बाल नहीं रहते हैं, वो पेशाब से रेजिस्टेंट चमड़ी है, वैसी चमड़ी नहीं मिलती है। इसलिए बच्चों में भी अगर आप सर्कमसिजन कराना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर को मिले, वो मेरा आपको एक सुझाव है। और जैसा आपने जो पूछा
कि उनके लिए कोई और तैयारी होती है क्या। तो बच्चे जो होते हैं वो एडल्ट की तरह लोकल एनेस्थीसिया में सर्कमसिजन नहीं करा सकते हैं, तो उनके लिए जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है, उनको सुलाना पड़ता है। तो उसके लिए बच्चे को करीबन आपको 3 से 5 घंटे तक पहले भूखा पेट रखना पड़ता है और उसके बाद वो सर्जरी आपकी हो सकती है। और बच्चों के लिए स्टेपलर सर्कमसिजन अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, उनमें टाँके वाला या एक प्लास्टिबेल करके दूसरी टेक्निक आती है, वो कर सकते हैं। जो टाँके वाला होता है वो भी अच्छा ही होता है, लेकिन जो प्लास्टिबेल सर्जरी है, जो रिंग वाली सर्जरी है, उसमें इतना एडवांटेज होता है कि वो एकदम पेनलेस होता है। और वो प्लास्टिक की जो रिंग रहती है उसको वो 7 दिन में जब आपकी ओरिजिनल चमड़ी जुड़ जाती है तो अपने आप गिर जाती है। और तो बच्चे का रोना, उसका पेन इतना कम हो जाता है कि मैं सबको बोलूँगा कि आपको बच्चों के लिए जब सर्कमसिजन करना है तो वही टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। और उससे करीबन 2 से 5 मिनट के अंदर ही आपका प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, जबकि टाँके वाले में आपको आधा घंटा लगता है बच्चों में, जबकि वो प्लास्टिबेल वाली जो सर्जरी है उसमें 2 से 3 मिनट ही लगते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उसमें भी मिलता है। और उसमें ग्लैंड्स का प्रोटेक्शन भी रहता है, जिससे आपको ग्लैंड्स कटने की संभावना नहीं रहती है। हमारे क्लिनिक में बच्चों के लिए भी ये प्लास्टिक सेल वाली जो सर्जरी है वो अवेलेबल है, हमारे क्लिनिक में वो हो सकती है। ये वीडियो माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा क्लिनिक अडाजन सूरत में है। आप अगर हमें कांटेक्ट करना चाहें तो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ashutosh.apple@gmail.com, उसके ऊपर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सर्कमसिजन के लिए एक स्पेशल वेबसाइट है जो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, उसके ऊपर भी आप जाके सही माहिती उसके बारे में पा सकते हैं कि सर्कमसिजन के फ़ायदे गैरफायदे क्या क्या टेक्निक होती हैं। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए हैं, उसके ऊपर आप आपके फ़ोटोग्राफ भेज के भी हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।